औरतों को मारना गलत होता है, पर फिर तुम कहोगे कि औरत मर्द बराबर होते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। अपने ऑस्कर इवेंट्स के पिछले 10 सालों में जितनी भी पिक्चरों ने बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड जीता है, उसमें से 10 में से 8 पिक्चरें आर रेटेड हैं। पिछले 10 सालों में सिर्फ 2 ही PG-13 पिक्चरें थीं जिन्होंने अकेडमी की इज्जत मिली है। मगर सवाल यहाँ भी ये भी खड़ा होता है कि PG-13 मूवीज तो ज्यादा बड़ी ऑडियंस ग्रुप के लिए होती हैं, वे ज्यादा पैसे कमाती हैं और ज्यादा मीडिया में लॉन्ग लास्टिंग तौर पे अवेलेबल होती हैं, मगर आर रेटेड पिक्चरों की ही इज्जत क्यों मिलती है? अब देखो, चाहे वर्ल्ड सिनेमा हो, चाहे कोई भी हॉलीवुड, टॉलीवुड या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, वो एक रिएक्टिव एंटिटीज होती हैं। उनके पास कभी भी खुद का ओरिजिनल या रियल प्लान नहीं होता। वे हमेशा से ही चीजों को कॉन्स्टेंटली कॉपी, रेप्लिकेट और रिक्रिएट करते आ रहे हैं जो मार्केट में हाल फिलहाल पैसा बनाया होता है। जैसे कि किसी मार्केट में बायोपिक या सोशल कॉजेस पे मूवीज ज्यादा पैसे कमा रही हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली वैसे ही और ज्यादा मूवीज प्रोड्यूस करेंगे। या फिर किसी और मार्केट में सुपर हीरोज या रीमेक जैसी मूवीज ज्यादा चल रही हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली और भी ज्यादा वैसी ही बनेंगी। जैसे कि डेडपूल 1 के अनएक्सपेक्टेड सक्सेस के बाद जेम्स गन ने एक चीज बहुत ही एक्यूरेटली कही कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स you will see Hollywood misunderstanding the lesson they should be learning with Deadpool. They will be greenlighting films like Deadpool, but by that they won't mean good and original, but a raunchy superhero film or it breaks the fourth wall. जिसका मतलब है कि हमें और आर रेटेड सुपर हीरो मूवीज देखने को मिलेंगी जो शायद और ओरिजिनल ना हो, यूनिक ना हो अपने आप में। अब देखो, यहाँ पे ही एक बात छिड़ जाती है नेसेसिटी वर्सेस वांट की। जब मैंने दी विचर सीरीज देखी थी तो मैंने ये वीडियो बनाई थी कि किसी कहानी में सेक्स और न्यूडिटी की क्या जरूरत होती है, और हम हमेशा अपने डिस्कशन में ये बात करते रहते हैं कि क्रिएटर्स को क्रिएटिव फ्रीडम देनी ही चाहिए कि कहानी और भी ज्यादा इमर्सिव और अनकॉम्प्रोमाइज तरीके से हमारे सामने आए। मगर क्रिएटिव फ्रीडम देने का यह मतलब कोई नहीं है कि और भी ज्यादा स्लैंग लैंग्वेज हो, सेक्स, न्यूडिटी, प्रोफैनिटी या ड्रग यूज डाल दो, क्योंकि अगर चीजों को और भी ज्यादा ढंग से नहीं दिखाओगे तो ये चीजें और भी ज्यादा चीजी और क्लीशे होने लगेंगी। और वैसे भी हम सुपर हीरोज को गाली गलौज देते हुए या सेक्स करते देखते हुए हमें देखना कोई नई बात नहीं है। बस आर रेटिंग के नाम पे ये सब चीजें डाल देना कोई इंटरेस्टिंग सी बात नहीं हो जाएगी। सुपर हीरोज की आर रेटिंग हमें तभी पसंद आती है जब वो और भी ज्यादा वायलेंट हो। लोगन, डेडपूल, दी बॉयज सीरीज, इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है, इनका वायलेंस। कैरेक्टर्स और भी ज्यादा सैडिस्टिक हो जाते हैं, ब्रूटैलिटी नजर आने लगती है। अब देखो, यहाँ मैं कोई ह्यूमंस और वायलेंस का कथारसिस समझाने वाला नहीं हूँ, और सिनेमैटिक वायलेंस सैटिस्फाइंग तो लगता ही है। बल्कि ये समझो कि जब सुपर हीरोज 1930s से बनना शुरू हो रहे थे, बच्चों के लिए बन रहे थे, और मेरे जैसे बच्चे जो 90s से सुपर हीरोज को देखते आ रहे हैं, कॉमिक्स से नहीं बल्कि उनके एनिमेटेड मीडियम से। मगर बात यहाँ पे आ जाती है कि जब वे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे सारे कैरेक्टर्स भी उनके साथ चले जाते हैं। पहले हमारे लिए सुपर हीरोज पावर फैंटेसीज हुआ करती थी, उड़ना, तेज भागना, दिमाग पढ़ना, गायब हो जाना, अमर रहना कि आपको कोई मार ना सके। ये सब चीजें हमें करना चाहते थे, कूल लगता था। मगर हमारे बड़े होने के साथ साथ इन सब चीजों का मतलब बदल जाता है। अब सुपर हीरोज खुद मरना चाहते हैं, थक चुके हैं इन सब से। हर एक ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें तकलीफ देता है। सुपरमैन पहले आइडियलाइज किया जाता था, मगर अब उसकी लाल आंखें किसी बुरे सपने से कम नहीं। और सबसे मेन बात यह है कि अमेरिकन सिस्टम का रेटिंग भी थोड़ा सा अजीब है, और इस बात को आप बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से ही समझिए कि इसका यह वाला सीन PG-13 था जहां बैटमैन ने इसे बड़े वुडन बॉक्स से मारा था और वो गिर जाता है, मगर ठीक इसके आर रेटेड वाले वर्जन में इसका खून बह जाता है, जहां फील होता है कि बैटमैन ने लिटरली इसे मार दिया। और उसके बाद हैंकॉक मूवी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जहां MPAA ने इसे एक समय पे इसी वजह से आर रेटिंग दे दी थी कि इस मूवी में गाली गलौज होने के साथ साथ हैंकॉक 5000 साल का होते हुए किसी 25 या 30 साल की लड़की के साथ कंसेंशुअल सेक्स कर रहा था, जिसे वो स्टैट्यूटरी सेक्सुअल असॉल्ट मान रहे थे। इसलिए भी इस मूवी के 2 सेपरेट वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, एक PG-13 और एक आर रेटिंग के साथ। मगर इन सब ओवरली एनालाइज सब्जेक्ट के बाद भी आर रेटेड सुपर हीरोज को पसंद किया जाता है, क्योंकि वे आइडियलाइज नहीं किए जाते। वे सब ज्यादा और भी ऑफुल, डार्क और डिस्टर्बिंग हो जाते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि आर रेटेड सुपर हीरोज कूल नहीं लगते, मैं जर्नलाइज करके बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वॉचमैन कॉमिक्स को देखेंगे तो उसमें आपको कोई सा भी पैनल कूल, सेक्सी या फिर ओवरली वाइब्रेंट नहीं दिखाया जाता। उसका हर एक पेज सिंपल, रियलिस्टिक, किसी भी सिनेरियो और कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन को एग्जैजरेट करके नहीं दिखाता कि ये कैरेक्टर अच्छा है कि ये खराब है। मगर जैक स्नाइडर ने ये सारी चीजें पकड़ी हैं, सिवाय उनके एक्शंस को ज्यादा कूल कर दिया है स्लो मोशन ऐड करके। तो अब आर रेटेड सुपर हीरोज का फ्यूचर कैसे होने वाला है? क्योंकि अगर हॉलीवुड अपनी पिछली गलतियां ना दोहराए, जैसे कि उसने स्लैशर मूवीज और रोम कॉम के साथ ऐसा किया था, तो काफी अच्छा हो सकता है।
जो सुपर हीरोज बच्चों के लिए हैं वो वही रहें, कोई बात नहीं है, मगर आर रेटेड हीरोज बस आर रेटेड बना देना सिर्फ इसीलिए कि लोग ज्यादा पसंद करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि फ्रैंक मिलर का बैटमैन कोई डीसी का मेन बैटमैन नहीं है और उसकी कहानी इसीलिए आइकॉनिक रह पाई क्योंकि वो अपने यूनिवर्स तक ही सीमित है, सबसे अलग है, शिटी सोसाइटी और वर्क एथिक्स से प्रॉब्लम्स को लेकर बात करती है। और इस बैटमैन पे मूवी बने तो वो आर रेटेड ही रहनी चाहिए क्योंकि इसकी कहानी सैडिस्टिक है, टेरिफाइंग है और सैटिस्फाइंग है। जेम्स गन अपनी आर रेटिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। जैक स्नाइडर 2009 से ये करते आ रहे हैं। जेम्स मैनगोल्ड भी इस बात को समझते हैं कि कहां आर रेटिंग की जरूरत पड़ती है और कहां नहीं पड़ती है। और अपने उभरते सितारे ले वैनल भी अपनी कहानियों में मिनिमलिस्टिक नेचर से आर रेटिंग को यूज करते हैं जहां उनका इंपैक्ट पड़े, क्योंकि व्हेन इट्स ओवरली डन इट विल बी फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। वैसे आप क्या सोचते हैं आर रेटेड सुपर हीरोज के फ्यूचर पे? कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखिए कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।